क्या मोबाइल और लैपटॉप आपकी आंखों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या चश्मा, मोतियाबिंद और आंखों की बीमारियों से जुड़े कई मिथक आज भी सच माने जाते हैं? आचरण न्यूज के इस पॉडकास्ट में आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स के चेयरमैन एवं ग्वालियर के प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुरेंद्र भसीन के साथ जानिए आंखों की देखभाल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हेल्दी विजन के सबसे अहम राज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभांजलि तोमर और आप देख रहे हैं आचरण पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट ग्वालियर के बहुत ही जाने माने आई स्पेशलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर पुरेंद्र भसीन। तो आइए बिना किसी देरी के उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। सो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन पे लाइट देना चाहूँगी एंड ऑल्सो आपकी मेडिकल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू शुभांगी और आई एम हैप्पी टू बी एट आचरण फॉर दिस पॉडकास्ट। तो मेरा जो है 1983 में मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ और मेरी स्टडीज़ जो हैं जीआर मेडिकल कॉलेज, जो देश का ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की मेडिकल की और वहाँ से एमबीबीएस और फिर उसके बाद ही तुरंत एमएस किया मैंने। और वो जो मेरे को एमएस और भी ब्रांचेस मिल रही थी, लेकिन मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी को प्रेफर किया और चूज़ किया और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने की चाह के साथ मैंने अपना यात्रा आगे बढ़ाई। और फिर मैं फर्दर एक्सपीरियंस के लिए जाने के मन में आई तो मैं पूरा सीतापुर, अलीगढ़, मुंबई, दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय सब घूमते हुए फिर 2 महीने अहमदाबाद में रहा और फिर सीधा गया मैं अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई और वहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग ली मोतियाबिंद ऑपरेशन और आँखों की और बीमारियों के लिए जो कैसे उनका इलाज किया जाता है, क्योंकि अरविंद आई हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें कि एक दिन में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन और एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज देखे जाते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के लिए, आँखों के लिए वो एक बहुत बड़ा पड़ाव है और स्थान है जहाँ पर लकीली हमको ये ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर हमको मौका मिला और हम वहाँ से लर्न करके निकले। तो आपने इतने सारे फील्ड्स में से सिर्फ आई स्पेशलिस्ट बनना ही क्यों चूज़ किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये एक पर्सनल सा भी है। मेरे फादर को आंखों की बहुत समस्या रहती थी। वो लगातार कई महीने अलीगढ़ और सीतापुर, जो उस समय बहुत ख्याति प्राप्त आंखों के अस्पताल थे, वहाँ रहते थे। उनको आंखों की बहुत समस्या रहती थी। मुझे और भी ब्रांचेस मिलने की था कि कर सकता था, लेकिन घर से कुछ और सोच के निकला। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उस ज़माने में मेरिट के बेसिस पे एलोकेशन होता था। तो जब मेरिट के बेसिस पे एलोकेशन हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप इनमें से कौन सी ब्रांच, मन एक ही बात निकली कि ऑफ्थेल्मोलॉजी करना है। हालांकि ऑफ्थेल्मोलॉजी उतना डेवलप्ड और विकसित नहीं था उस ज़माने में, ये 1993 की बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद हमको उस फील्ड में जाना था और तो आगे बढ़ना था, तो ब्रांच हमसे आगे बढ़ करके और उन्नत होती गई। तो शायद हमारे लिए वो एक मौका बहुत अच्छा था और फिर ये एक ध्येय बन गया, एक पैशन बन गया और एक ये बन गया कि हमें इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आया? आपने जो क्लिनिक्स खोले, उसके बाद जो हॉस्पिटल्स खोले, तो उनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा का स्रोत मैं आज भी अरविंद आई हॉस्पिटल में डॉक्टर जी वेंकट स्वामी, जब पद्म भूषण रहे, और डॉक्टर जी नाचियार और मेरी जो गुरु हैं वहाँ पर जिनके साथ तो उनके सानिध्य में मैंने सीखा और उनके वो मेरी महागुरु हैं। और डॉक्टर पी नाम पर विमल स्वामी, जो डॉक्टर प्रियमदा के गुरु रहे, वो रेटिना में विशेषज्ञता रही उनकी। तो ये देखिए, मेडिकल फील्ड एक साइंस तो ज़रूर है, लेकिन मेडिकल फील्ड में आपको समर्पण भाव से कैसे आगे बढ़ना है
क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और कैसे जो समय के साथ अपने को कैसे बदलना है। देखिए, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मरीज देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि आज ये ब्रांच किस तरफ जा रही है, उसका क्या नई मशीनें हम लेके आ सकते हैं, क्या नई टेक्निक से हम मरीजों को और उन्नत इलाज कर सकते हैं, उन्नत इलाज दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारा माइंडसेट था उसको ओपन जो हम हुए तो वो अरविंद हॉस्पिटल मदुरई जाके ही हुए, और वहाँ से फिर हम विदेशों में गए। तो ये मेरा ध्येय रहा कि मैं साल में 4-5 बार विदेश जाता रहा शुरुआत से ही। सन 95 में जब से हम ग्वालियर आए, 96 में हमने अस्पताल बनाया, उसके बाद से 97-98 से हम लगातार अमेरिका, यूरोप, एशियन कंट्रीज सब तरफ इसलिए जाते थे कि वहाँ से सीख के आए, क्या नई चीज़ है जो हम अपने देश में और अपने इस क्षेत्र को दे सके। तो शायद वो एज हमने लर्न किया मदुरई से। आपकी जब जर्नी शुरू हुई थी, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तो तब आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे या आपको कुछ ऐसा कभी लगा होगा कि मे बी आई शुड डू समथिंग एल्स, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखिए, शुरुआत में जब हम मेडिकल में गए तो उस समय क्योंकि बहुत टफ होता है मेडिकल साइंसेज, जब हम रूटीन जो साइंस पढ़ते हैं बीएससी के अंदर और उससे मेडिकल स्ट्रीम की जब बुक्स आती हैं तो वो उनमें बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस समय ज़रूर लगा कि ये क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी डॉक्टर पहले से नहीं था किसी भी तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा हो रहा। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया और फिर आई नेवर लुक बैक। फिर मेरे को इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मैं इसके लिए शायद अपने मेडिकल कॉलेज और अपने गुरुजनों को भी इसके लिए जो मेरे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उनको भी इसके लिए वो मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ख्याल रखा और हमारा इंटरेस्ट को कभी भी इधर उधर डिविएट नहीं होने दिया। रतन ज्योति नेत्रालय को शुरू करने से पहले आपको क्यों लगा कि आपको एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए? मतलब आज के टाइम पे अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, बट वो फिर भी क्लिनिक्स में ही काम करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं। तो आपने एक नई संस्था को खोलने का कैसे आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? लेकिन नेचर में शुरू से ही था कि रिस्क लेने का, कोई भी काम करना है तो रिस्क लेने की एक शायद वो एक अंदर से ही एक वो थी, ऊर्जा थी। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जैसा होता है उस तरीके की सोच के साथ ही हम आगे बढ़े। ऑप्थेल्मोलॉजी साइंस तो ठीक है, लेकिन उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होना, बन के आगे बढ़ना, तो उसकी वजह से हम ये स्टेप ले पाए जो हमने क्योंकि ये भी कंपल्शन रहा मरीजों की तरफ से। मैं इसके लिए, क्योंकि मरीजों ने बहुत अपनत्व और बहुत आशीर्वाद दिया हम दोनों को और हमारे काम को और बहुत सराहा, तो हमें साथ में ये जिम्मेदारी लगी कि अगर ये मरीज बढ़ रहे हैं तो इनका विश्वास बढ़ रहा है, तो इनको हम बाहर इतनी चीज़ों के लिए बेचते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या कहीं और बेचते हैं, तो वो क्यों ना हम यहाँ पर ही वो पैटर्न दें और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो अनअफोर्डेबल है, जो नहीं जा सकता, जा नहीं पा सकता और जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ दे फील लॉस्ट, तो उन लोगों के लिए फिर हमने ये सोचा कि हम यहाँ पर ही क्यों नहीं ऐसा संस्थान बनाएं जिसमें एक छत के नीचे आँखों की सारी बीमारियों का इलाज हो सके। तो इसी सोच के साथ ये 2008 में रतन ज्योति नेत्रालय जो प्रेजेंट रूप में है उसको हमने बनाया। रतन ज्योति नेत्रालय है जो कि 30 सालों से चल रहा है, उसके बाद भी आपने मल्टी स्पेशलिटी में आने का क्यों सोचा? मैं देखता था कि मेरे मिलने वाले, मेरे दोस्त के पेरेंट्स, मेरे घर के परिवार के लोग, हमें 2-2 महीने, 1-1 महीने बाहर रहना पड़ता था। उससे पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मॉनेटरीली और मेंटली बोथ। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो पेरेंट्स और फैमिली पे गुजरता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम वो चीज़ यहाँ उपलब्ध करा सकें, इसी ध्येय, इसी उद्देश्य के साथ आरजे अपोलो स्पेक्ट्रा की नींव रखी गई कि वो सुविधाएं जो बाहर मिलती है उनका हम यहाँ पर दे पाएं।
यही उद्देश्य, यही ध्येय था अब आरजेन अपोलो स्पेक्ट्रा को स्थापित करने का। तो आप इतने सारे लोग जो रतन ज्योति नेत्रालय पर भरोसा करते हैं, इंक्लूडिंग माय फैमिली एज वेल, तो आपने वो ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या किया? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें समर्पण भाव का बहुत बड़ा जो रोल है। तो उसको गेन करने के लिए यू हैव टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और आपको हर चीज़ में रिजल्ट देना चाहिए। वो रिजल्ट जो कंपेरेबल हो wherever the person is going for second opinion, and you should give them free hand कि भाई आप कहीं पर भी जाएंगे आपको इसमें कोई डिविएशन नहीं मिलेगा। जो ओपिनियन हमारा है वो आप सेकंड ओपिनियन के लिए आप कहीं भी किसी भी बड़े अस्पताल में जा सकते हैं। तो ये दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि आप रिजल्ट्स देते रहें। तीसरी बात, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपडेटेड रखें और अपग्रेड करते रहें। तो ये इन तीनों की वजह से मरीज का ट्रस्ट बना और जो हम पहले साल में एक आध बार करते थे वो अब हम रोज करते हैं। चश्मा हटाने का ऑपरेशन है अलग अलग विधाओं से, तो वो कॉन्फिडेंस लोगों का बाहर से आते हैं करवाने के लिए दूर दूर से। कोई बैंगलोर से आता है, कोई पूना से आता है, कोई विदेशों से आता है, दुबई से आ रहा है, हांगकांग से आ रहा है और यूरोप से आ रहा है, जर्मनी से आ रहे हैं। तो जिनको जहाँ अच्छा लगता है तो वो विश्वास इस तरीके से गेन हुआ और एक परिवार के साथ हम जुड़ते गए। तो परिवार में एक पर्सन को किसी को रिलीफ मिलता है तो वो पूरा परिवार आपके साथ हो जाता है। तो आपकी लाइफ की फर्स्ट सर्जरी जो आपने की है उसका एक्सपीरियंस बताइए। लाइफ की फर्स्ट सर्जरी तो मतलब यही मेडिकल कॉलेज में ही शुरू हो गई थी और इंडिपेंडेंट जो सर्जरी हमने की वो फिर मदुरई में बहुत की। तबीयत खराब है तो भी जाना है, बीमार है तो भी जाना है, मरीज हैं तो आपको मतलब आप उठ के नहीं सिर नहीं उठा सकते, आप खाना भूलना है, आपको सब कुछ भूलना है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जो है कंसिस्टेंसी और 100% डिवोशन, ये हमने अरविंद से सीखा और वही यहाँ अडॉप्ट किया। ये वो दिन है, आज का दिन है, अगर हम ग्वालियर हैं तो अस्पताल जाना है, irrespective of health, irrespective of any function or any other thing in life. अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन आई प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं? आज के युग में, आज के ज़माने में जो मैं सबसे ज़्यादा कॉमन आँख की प्रॉब्लम देखता हूँ तो वो ड्राइनेस है, ड्राई आई, एस्थेनोपिया। क्या है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। तो लाइफस्टाइल में हमारा डिपेंडेंसी स्क्रीन पे बहुत बढ़ गई है, वेदर इट इज़ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, एनीथिंग। आप कार के उसमें भी लगातार स्क्रीन पे ही ध्यान रहता है आपका। और तो ये जो कारण है इसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस बहुत हो गई है, बहुत बढ़ गई है और लॉट ऑफ पीपल कम फॉर दिस, ओनली दिस कंप्लेंट। सेकेंडली, जो लाइफस्टाइल के साथ ही आता है ईटिंग हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, और हमें मतलब स्लीप नहीं है। तो ये चीज़ों की वजह से एस्थेनोपिया, टायर्डनेस, आँखों में थकान होना, आँखों में भारीपन होना, ये बहुत कॉमन हो गया है। पहले हम लोग रिलैक्स कर लेते थे, बाहर घूमने चले जाते थे, शाम को समय अलग रहते थे और बाहर चले गए, लोगों से गपशप कर ली, रिलैक्स हो गए। अब वो नहीं है। तो इसके लिए ये हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत वो कारक है इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारी जो डिजीज़ हैं, जैसे कैटरेक्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो ये जो बीमारियां हैं, डीजनरेटिव टेरिजियम है, तो ये भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इनको भी हमें अब मतलब अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में करने की ज़रूरत महसूस होती है, जो आजकल ज़्यादा दिखाई देती है। तो क्या आउटडोर एक्टिविटीज और हेल्दी डाइट कैन फिक्स दीज थिंग्स? डेफिनेटली, टू सम एक्सटेंट आई विल से यस।
दे कैन फिक्स इट। एंड डायबिटीज़ आपने है भी तो कंट्रोल में रखी हुई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो ये जो उसके द्वारा उत्पन्न ब्लाइंडनेस है डायबिटिक रेटिनोपैथी से वो नहीं होगी। उसके द्वारा प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, आँख में पैरालिसिस हो रही है, ऑप्टिक नर्व से आपके ब्लाइंडनेस हो रही है, CRA हो रहा है, CRV हो रहा है, BP की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य डिसऑर्डर्स जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और डाइट से रिलेटेड है, अगर वो उन पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी काफ़ी बीमारियां जो है वो उससे जनित वो उनसे आप बचा सकते हैं। और ड्राइनेस में भी जो मैंने अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई उसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप 20-20-20 का एक प्रिंसिपल होता है जिसमें आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप स्क्रीन से अपना ध्यान हटाएं और 20 मीटर दूर की चीज़ों पे देखें 20 सेकंड तक, फिर आप अपना काम शुरू कर लें। तो इस तरीके से 20-20-20 का रूल अपना करके आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो ये जो 20-20 रूल है ये एक्चुअल में काम करता है? क्योंकि मुझे भी बहुत बार एडवाइस दी गई है बिकॉज पूरे टाइम स्क्रीन पर रहते हैं, तो इज इट एक्चुअली यूजफुल? इट इज, यू अप्लाई इट 20-20। आप 20-20-20 ना करके आप ये कर सकते हैं, जो 20 की जगह 30 मिनट्स पे आप 20 मीटर दूर देखें और 20 सेकंड के लिए देख लें। 20 सेकंड कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, 20-30 सेकंड के लिए देख लें, 1 घंटे बाद भी कर लें, लेकिन वो एक गैप दे और अपनी आंखों को थोड़ा ब्रेक दे, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो आँख की मांसपेशियाँ जो नज़दीक के लिए देखने के लिए होती हैं, जो उन पे ही स्ट्रेन बना रहता है, तो जब दूर देखते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो मेरा एक सवाल है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, तो इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा आई साइट प्रॉब्लम्स किस टाइप के लोगों को हो जाती है? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको, या जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें? ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो बीमारी है अगर अनकंट्रोल्ड रहे लंबे समय तक, 10 वर्ष से लगभग वो 5-7 साल 10 साल बाद वो अनकंट्रोल चलती रही, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको यू विल डेफिनेटली लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। आपको बहुत सारी दिक्कतों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। तो उसके लिए यही है कि आप हर साल में एक बार अपनी आंखों का निरंतर जांच कराएं, और जब तकलीफ है तब तो आपको जाना ही है। लोग अक्सर अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो आंखों से रिलेटेड हो या बॉडी में किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, तो ऐसा करना क्या प्रॉब्लम्स बाद में कॉज कर सकता है? मैं इसको 2 तरीके से लेना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक इसको समझें और उनको एजुकेट करना चाहूँगा कि लक्षण क्या हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं किसी आँख की बीमारी के। तो आँखें बनी हैं हमारी देखने के लिए, तो आँख को दिखने में अगर धुंधला दिख रहा है, आपको कहीं से कटा हुआ दिख रहा है, एक चीज़ दिख रही है पर नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा, एक कोना नहीं दिख रहा, कटा हुआ दिख रहा है, आँखों में एकदम से रोशनी कम हो गई है या बंद हो गई है, दूसरी आप तेज़ रोशनी में हेडलाइट वगैरह में आप आंखें मतलब आपको चौंधिया जाती हैं, तो ये सब कारण हैं आँख की बीमारियों के अर्ली लक्षण हैं। इसके अलावा आँख में मच्छर चोड़ते हैं, जो आपको फ्लोटर्स कहते हैं हम जिनको, वो हो रहे हैं, आँख में बेंगापन आ रहा है, आँख में लालपन आ रहा है, आँख में सूजन आ रही है, आँख बाहर निकल रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये सब कारक हैं आँख की बड़ी परेशानियों के, बड़ी बीमारियों के। ट्यूमर हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, अर्ली कैटरेक्ट हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। तो बहुत सारी जो आँख की बीमारियां हैं उनके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको है तो आप जो है आपको ग्लोकोमा हो सकता है, तो आप तुरंत ही अपने निकटतम नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं और आगे बढ़ें। इंसान को कितनी फ्रीक्वेंसी में आई चेकअप कराना चाहिए, और क्या रेगुलर आई चेकअप कराना इज इम्पोर्टेंट? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए मैं इसको 2 तरीके से लेना चाहूँगा। पहला, एज के साथ, तो हमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आपके कोई भी बच्चा स्कूल जाता है 2.5 साल और 4 साल के बीच में, तो उसका
मतलब 3-4 साल से पहले तब दिखाना है कि आँख में बैंगापन है, आँख में सफ़ेदी है, या बच्चा मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या उसको बार बार आँखों को मल रहा है, खुजली कर रहा है, तो ऐसे में दिखाना चाहिए। या वो उसकी आँखें एक तरफ से कम खुल रही हैं, तो ये। और 3 से 4 साल जब स्कूल जा रहा है बच्चा, 10 साल से पहले उसका जरूर एक बार आँखों का चेकअप होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो इससे कई बीमारियां हमारी पकड़ में आ जाती हैं और उसको लाइफ लॉन्ग वो डिजीज से हम बचा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग उसको उस एक आँख से या दोनों आँख से जो कम दिख रहा है उससे हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम स्कूल और कॉलेज के बीच में होते हैं तो एक बार हमको ज़रूर चेक करना चाहिए। दूसरी चीज़ तब कराना चाहिए, और अगर हम एज में ही आगे बढ़ें, 40 ईयर्स पर नियर विजन के लिए चश्मा लगता है, उस समय करना चाहिए। उसके बाद अगर हर 50 साल के बाद 40 और 50 साल में रेटिना का भी चेकअप होना चाहिए, ऑप्टिक नर्व का भी चेकअप होना चाहिए ग्लाइकोमा के लिए। और उसके बाद अगर कोई परेशानी है, अब आ जाते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन कि किसी भी एज में कभी भी अगर कोई तकलीफ है, जैसे मैंने विजन कम हो रही है, आंखों में तिरछापन आ रहा है, आंख लगातार हिल रही हैं, तो या फिर एक आंख से कम दिख रहा है, तो या आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कोई ट्यूमर है, कोई एनीमिया है, कोई आपको क्या नाम है ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं, या जॉन्डिस है, तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आँख के अंदर हमें पता चलता है। तो वो अगर कुछ हैं सिस्टमिक डिजीज, ब्लड प्रेशर है, तो आप आके तुरंत मिलें। बहुत सारे लोगों को चश्मा लग जाता है, तो मे बी बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, या फिर मे बी उन लोगों को चश्मा लगाना पसंद नहीं होता, तो वो कॉन्टेक्ट लेंस को चूज़ करते हैं। तो चश्मा यूज़ करना या कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करना, इज इट इक्वल या फिर कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए, दोनों इक्वल हैं तब तक जब तक कि कांटेक्ट लेंस से संबंधित आप उसके निर्देश को पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट लेंस में हाइजीन मेंटेन करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं कि आपको 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, आपको डेली उनको क्लीन करना चाहिए सॉल्यूशन के साथ, टैप वाटर से नहीं करें, और उसको पहन के नहाना नहीं है, स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं जाना है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि वीकली डिस्पोजेबल या फिर मंथली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, लेकिन अगर आप उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं पालन, तो यू मे लैंड अप इनटू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। आपका कॉर्निया का अल्सर हो जाएगा, आँख में घाव हो सकता है, और आप अपनी आँख की रोशनी कुछ नहीं, पूरी नहीं तो कम से कम कुछ भी गंवा सकते हैं। तो वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सेम चीज़ जो फैशन कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं उन पे भी अप्लाई होती है? मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ एज ए पर्सन। आज के टेक्नोलॉजी के टाइम पे हर बच्चा, हर इंसान फ़ोन यूज़ करता है, और बच्चे बहुत छोटी एज से फ़ोन का यूज़ करने लगते हैं। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली क्या प्रिकॉशंस जो उन्हें लेने चाहिए अपने बच्चों की आंखों की हेल्थ के लिए? डाइट अच्छी रखें, उनको नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के लिए एनकरेज करें, जो कि सनलाइट में आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उनको एनकरेज करें। और उनको देखिए, ये क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी समय नहीं देते बच्चों को। पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें 100 का 1000 टाइम ज़्यादा एनर्जी होती है पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो उनको चैनलाइज करना है हमको। पेरेंट्स हैव टू चैनलाइज, पेरेंट्स हैव टू गिव टाइम टू देम। ये एडिक्टिव है, ये चीज़ है, ये मोबाइल, टीवी और ये सब। तो हमें इसके लिए उनका एडिक्शन से पहले ही हम उनको डिस्करेज करके और उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में एनकरेज करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि सनलाइट में जाने से, ये मैं आपके इस आचरण के माध्यम से
सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा और ग्रैंड पेरेंट्स को कि बच्चों को धूप में रहना बहुत बहुत निहायत ज़रूरी है। उससे विटामिन डी मिलती है, उससे हमारा जो है डोपामाइन वो रिलीज़, पॉजिटिव हार्मोन जो वो रिलीज़ होता है, तो जिसकी वजह से आँखों में जो चश्मा जो हम बहुत देख रहे हैं कॉमनली, वो इंसिडेंस कम होगा। सबसे बड़ा इंसिडेंस जो दुनिया में देखा जा रहा है नंबर चश्मा के नंबर आने का, वो यही देखा जा रहा है कि वो धूप से में नहीं खेल रहे, आउटडोर एक्टिविटी में नहीं जा रहे। तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्टिव होना चाहिए, उनको खुद लेके जाना चाहिए। कितनी स्टोरीज हैं, आज वैभव सूर्यवंशी का देख लो, आज आप पीटी उषा का देख लो, आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आज एक्सेल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया। उनके पेरेंट्स ने वो लेके जाते थे, उनको कोचिंग तक लेके जाते थे, उनको फील्ड तक लेके जाते थे, खुद ही साथ रहते थे। तो हमें उनका, अगर अपने बच्चों को चश्मे से बचाना है, बड़ी बीमारियों से बचाना है, तो उनको आउटडोर गेम्स के लिए एनकरेज करना है। अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म अपनी आंखों को हेल्दी रखना हो तो उनके लिए क्या टिप्स होंगे? Diet, natural environment, and if you are having any systemic diseases like diabetes, hypertension or any other problems, so keep them under control, keep them under check. आंखों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है खाने में? सब खाना चाहिए। जो हमारी हिंदुस्तानी भारतीय थाली है वो एक कंप्लीट मील है। तो हमें दही भी है उसके अंदर, उसमें दाल भी है, उसमें सब्जी भी है, उसमें रोटी भी है, उसमें मोटे अनाज भी हैं। तो हमको सभी कुछ लेना चाहिए और द हेल्दीएस्ट डाइट दैट शुड इंक्लूड, मेरे हिसाब से, कि प्रोटीन्स लेनी चाहिए, वाइटामिन्स रिच डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का, आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, और आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिससे आपका मूवमेंट और एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है इनका विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का, वो बेटर होता है। कैटरेक्ट को लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कोई ऐसा एक मिथ जो आप क्लियर करना चाहते हो? दो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा भ्रांति है कि सर्दी में ऑपरेशन अच्छे होते हैं, गर्मी में नहीं होते, या किस और दूसरे मौसम में नहीं होते। तो आजकल की वैज्ञानिक युग के अंदर जो साइंस इतनी उन्नत कर चुकी है, हमारे मेडिकल फील्ड और हमारे कैटरेक्ट सर्जरी इतने एडवांस हो चुकी है कि अब सुचरलेस होती हैं। आज हम करते हैं, दूसरे दिन से हमारे डॉक्टर जिनका हमने ऑपरेशन आँखों का किया है, वो दूसरे दिन अपने मरीज देख रहे हैं और कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, वो या अपने ऑपरेशन कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, और अपने मरीजों के साथ अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। या जो दूसरे लोग हैं वो अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, हाउसवाइफ्स अपने घर के काम भी कर सकती हैं दूसरे तीसरे दिन से। तो इतनी उन्नत और विकसित हो गई है ये ब्रांच कि अब सीज़न का इस पर कोई असर नहीं है। अच्छे ऑपरेशन जो अच्छे जगह पे होते हैं, जो आजकल हम रोबोट से करते हैं, आजकल हम लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, तो मोतियाबिंद का, तो उससे और सटीक हो गए और क्वालिटी ऑफ विजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। दूसरी चीज़ जो है वो पहले कहते थे पक जाए, तो अब वो बिल्कुल मिथ है। जितना पक जाएगा, जितना हार्ड होगा, उतना मुश्किल होगा उसका ऑपरेशन करना, सटीक ऑपरेशन करना, और पीछे अन्य कोई बीमारी हो रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मतलब टाइम से करना चाहिए, और जल्दी करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे रिजल्ट्स, हमारे वैज्ञानिक युग के अंदर हमारी जो मशीनें हैं उनमें बड़े सटीक रिजल्ट्स आते हैं। तो जो हम पहले से कह देते हैं कि आपको ये इतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितने इक्विपमेंट है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्ली एज में भी आप पकाना अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डालने के बराबर है। ये दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपके आचरण के माध्यम से। थैंक यू सर। टेक्नोलॉजी जब आपने शुरू किया था तब से लेकर आज तक में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदला है, बहुत ग्रो हो चुकी है, तो आई डिपार्टमेंट में इसका क्या असर आया है? देखिए, मेरे ख्याल से ऑफ्थेल्मोलॉजी
एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जिसकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, गैजेट्स पे सबसे ज़्यादा है पूरी ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी रिक्वायर अ सेपरेट टूल, सेपरेट गैजेट। हमको चश्मे का नंबर निकालना है तो उसके लिए ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर है, हमको प्रेशर चेक करना है उसके लिए ऑटोमेटिक टोनोमीटर है, आपको वो सब कंप्यूटराइज्ड है सारी चीज़ें और ऑथेंटिकेटेड है। आपको रेटिना देखना है, रेटिना की लेयर्स देखनी है, आपको ये फंडस फोटोग्राफी है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है, डिजिटल फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है, और हर चीज़ के लिए OCT है, और कई टेस्ट ऐसे हैं। कैटरेक्ट से पहले, कैटरेक्ट के बाद में क्या रीज़न हो सकता है, माइक्रोस्कोप्स हैं, सर्जरीज हैं, 4D माइक्रोस्कोप्स हैं। तो it's a highly dependent on the gadgets and equipment, so you have to keep a spare budget for all these things. आपने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, वहाँ पर काम किया है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई एक ऐसी लर्निंग जो आप शेयर करना चाहते हो जो आपको बहुत पसंद हो? मैं जब ग्वालियर आया था उस समय पूरे मध्य प्रदेश और मध्य भारत में फेको तकनीक दिल्ली के अलावा एक दिल्ली, बॉम्बे और एक कई कम ही जगह पे होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 95 की। तो आई वॉज द फर्स्ट फेलो इन मदुरई टू डू फेको एमल्सिफिकेशन, दैट वाज इन द ईयर 94-95। तो वो फिर यहाँ आकर के फिर हमने 96 में जब अपना स्टार्ट किया तो 98 में हमने फेको ले लिया था। तो तब से मैं अभी तक लगातार फेको कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। दूसरा, जो एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन का पैटर्न था जो मदुरई में, कंप्लीट एग्जामिनेशन का, दैट वाज यूनिक एंड दैट वाज वेरी कंप्लीट इन इटसेल्फ, व्हिच वी अडॉप्टेड। वो हमने अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया, और जिससे कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप, पेशेंट किसी भी कंप्लेंट के लिए आ रहा है, सिर्फ खुजली के लिए आ रहा है, पानी आ रहा है आँख से, उसके लिए आ रहा है, उसका भी डिटेल एग्जामिनेशन करना, जिससे कि उसकी कोई और कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है आँख की, तो वो हम असरटेन करते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पैटर्न विच वी लर्न फ्रॉम मदुरई, अरविंद मदुरई, एंड वी अडॉप्टेड। हमने फिर उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया। आपके 2 हॉस्पिटल्स हैं और पेशेंट्स हैं और फैमिली भी है, तो आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? God is there for everything. I think you have to, you cannot think that ये एक मंजिल पार प्राप्त कर ली तो अब आपको रुकना है। तो I think life is a journey, और वो एक मैराथन है, उसमें राउंड ले सकते हैं हम, लेकिन हम रुक नहीं सकते। मैराथन तो तभी खत्म होगी जब आपके जीवन का चक्र खत्म होगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कल हम बीमार हो जाएंगे, आज मैं इस एज का हो गया हूँ तो हमें रुकना है, ये नहीं सोचना। तो मैं इसी फिलॉसफी का हूँ कि मैंने मतलब ये नहीं सोचना है कि मैंने ये बना लिया तो मेरा मंजिल मेरी आ गई है। नहीं, हमें एक जगह पहुँचे तो हमें दूसरी जगह के लिए प्लानिंग पहले से ही करनी है। तो हमारा आगे का 5 से 10 साल का गोल पहले से ही सेट है, और हमारे टारगेट्स पहले से ही बने हुए हैं हमारे हॉस्पिटल्स के। तो हमने कहाँ पहुँचना है 10 साल बाद, वो सब हमारा पहले ही प्लानिंग की हुई है। तो वी ऑलवेज वर्क ऑन दैट, और आई हैव केप्ट माई माइंड सेट इन अ प्रोग्रेसिव वे, बिकॉज वी वॉट एवर वी डू, हम जो करते हैं वो अपने लिए नहीं उतना, जितना कि हम अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए और समाज के लिए करते हैं। तो जो भी ये बनता है, जो भी चीज़ें होती हैं, आपके लिए उतनी नहीं है, ये सोच करके आपको कुछ भी काम करना है। क्योंकि जो कुछ दिया है इस समाज ने दिया, जो कुछ मिला है इस देश ने दिया, जो कुछ मिला है ऊपर वाले ने दिया। तो हमें उसको संजोना है और उसको बढ़ाना है। हम ये नहीं सोचें कि ये हो गया तो हम मतलब तृप्त हो गए और हमें उसको आगे नहीं बढ़ाने का सोचना है। नहीं, हमें उससे आगे कैसे और चीज़ नहीं लेके आनी है, क्या नए गैजेट्स लेने हैं, कैसे इसको विस्तार करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे हमारी रीच इस जगह से और जगह तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। आज हम ग्वालियर के लिए हमने शुरुआत की
वो अब पूरे क्षेत्र के लिए हुई, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ, फिर यूपी हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर अब देश के कोने कोने से लोग इस अस्पताल में आते हैं। तो वो कैसे हमें और बढ़ाना है। दूसरी चीज़, हमने आँखों में अपने आप को एक परिपक्वता, एक मंजिल मुकाम अचीव कर लिया। फिर दिमाग में आया कि ये तो हो गया, अब जिनको की हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको की ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिनको और प्रॉब्लम पेट की हुई, कुछ भी डायग्नोसिस करने के लिए हमें एम्स जाना पड़ रहा है, हमें वेदांता जाना पड़ रहा है, हमें टाटा मेमोरियल के लिए बॉम्बे जाना पड़ रहा है। जिसका जहाँ रिश्तेदारी है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। तो उस मरीज को जब ये देरी हो जाती है तो कहाँ पर कितने नुकसान हो चुका होता है। तो वो सोच करके फिर हमने अपोलो अस्पताल का प्लान किया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। तो जिसमें धीरे 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 हमने सारी ब्रांचेस डेवलप की, विकसित की। सिंपल मेडिसिन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा बाकी चीज़ें निकलती हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरो साइंसेस है, गायनेकोलॉजी है, तो ये एडवांस जो नेफ्रोलॉजी है और ऑन्कोलॉजी है और सारी ब्रांचेस हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए समय दिया और उनको इस लेवल तक लेके आए कि वो आज मरीज को एक प्राइमरी केयर उन ब्रांचेस में मिल जाए जिससे कि डैमेज जो रुक जाए, फर्दर लॉस ना हो पेशेंट का, और उसका जीवन में उसकी जो जल्दी उसकी मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत हो तो जाए, नहीं तो यहीं से ठीक हो रहे। इसी उद्देश्य के साथ अपोलो अस्पताल का विस्तार किया। आज के टाइम पे जो जेनजीज हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत लाइटली लेते हैं, उन्हें उनकी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनके लिए। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जेनजी जो है वो हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो ये जो सोचते हैं ये हमसे बहुत आगे का सोचते हैं क्योंकि वो बहुत अपडेटेड है और बहुत अलर्ट हैं और बहुत एक्टिव हैं। ये जो उनका सोच है वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वो गलत नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जब आप वर्क कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव 100%, वन थिंग। सेकेंडली, जब हमको एक्सेल करना है अपनी फील्ड के अंदर, आपको टॉप पे पहुंचना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि हमें घड़ी नहीं देखते हुए हमें जो काम हाथ में है उसको पहले ख़त्म करना है, जो काम और जो जिम्मेदारी हाथ में है उसको पहले ख़त्म करना है, और हमको ग्रजेस नहीं करते हुए हमको अपने पॉजिटिविटी और अपने आप पे विश्वास करते हुए, जो आप लोग बहुत अच्छे से सीखते हो और करते हो, और आगे बढ़ना है। रतन टाटा, JRD टाटा, धीरूभाई अंबानी और जितने भी लोग हैं, अपना नारायण मूर्ति, तो ये लोग इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, हमें उनका सोचना देखना। उनकी मैं नहीं कहता कि आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, पर डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया। तो ये सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं किसी चीज़ का करना है, तभी आप अपनी फील्ड में और समाज को कुछ अलग से कुछ हट के दे पाओगे। ये मेरा मैसेज है। आपको कभी लाइफ में ऑपरेशंस करते हुए या लाइफ सर्जरीज आपने बहुत सारी की हुई हैं, वो करते हुए कभी डर लगा है, कभी ऐसा लगा है कि कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हुआ? ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, हम जब मरीज के सामने होते हैं और ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम नहीं रहते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ये गंभीरता से हम मेडिटेशन वाली ट्रांस में चले जाते हैं। जब पेशेंट की आंख होती है, चाहे वो मेरी मदर की हो, चाहे मेरी सिस्टर की हो, चाहे VIP हो कोई, चाहे मैं लाइव सर्जरी कर रहा हूँ या अपना सिर्फ उसका एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, तो हम उसको उस समय
एक अलग ही उसमें होते हैं और हमारा सोच सिर्फ फोकस एक ही होता है, फिर हम बाकी चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको जो आप आज तक भूल ही ना पाए हो, जिसके साथ का एक्सपीरियंस? कई हैं ऐसे, कई पेशेंट्स हैं, कई मदर्स हैं, कई चिल्ड्रन हैं। अभी वो लड़का आया, उसका कभी बचपन में 2-3 साल की उम्र में दोनों आँखों का ऑपरेशन किया, आज वो IIT करके जॉब कर रहा है, उसका दूसरा ऑपरेशन अभी करा, जो बाकी बचा हुआ नंबर था उसका हटाने का। तो कई ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे भी वाक़े हैं जिनमें कि एक पेशेंट की एक ही आँख है, दिवाली के पटाखे में जो अच्छी आँख थी, जो जिससे उसको दिखता था, वो भी चली गई। उसकी वजह से मैं ऑक्यूलर ट्रॉमा में आया, वो कारण था। एक गरीब मदर, सिंगल पेरेंट मदर अकेली लेके आई, दिवाली वाले दिन पूजा से उठ के उसको देख रहे हैं और उसका पूरा टोटल ग्लोब रप्चर, और दैट वाज द ओनली सीइंग आई ऑफ दैट पेशेंट। रात को रिपेयर किया, वी कैन नॉट सेव द आई, पूरी 3-4 घंटे लगा करके उसका रिपेयर किया, नहीं कर पाए, बचा पाए। तो वो ऐसे चीज़ें हैं जिनसे कि हमें लगता है कि ये चीज़ें पे कंट्रोल होना चाहिए, कोई दिशा निर्देश होने चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, तो जिससे कि ऐसे हादसे कम से कम हो। बाकी तो बहुत सारे ऐसे हैं मरीज और उनके पेरेंट्स जिनके हम याद करते हैं। अगर कोई यूथ है जो जेनजीज हैं, अगर वो आई स्पेशलिटी के इसमें आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो कहूँगा वेलकम, और दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंसेस, और it is best of both worlds, and you get experience of surgery at the same time the medical branch also, and there is a unlimited scope. बस आपको समर्पण भाव के साथ आना चाहिए, अपने आप को एक चीज़ ध्यान रखें कि अपडेटेड रखें चीज़ों के साथ, और मरीज के लिए एक सहानुभूति होनी चाहिए। और इससे अच्छी ब्रांच नहीं है, क्योंकि आज आप उसको चश्मा हटाते हैं, कल से वो बेटर देखता है। आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, कल से बेटर देखता है। आँख की पूरी रोशनी चली गई, डिटैचमेंट हो गया, विट्रियस हेमरेज हो गया, मरीज की रोशनी जब दोबारा आती है तो वो आपको दिल से ऐसी दुआएं देता है जो आप कितने भी पैसों से, किसी से तरीके से, कुछ भी गिफ्ट से आप राजा महाराजा हो तो भी नहीं खरीद सकते। तो ये बहुत अच्छी ब्रांच है। आई विल से दैट यू आर मोस्ट वेलकम। अपने आप को ऑफ्थेल्मोलॉजी में लेके आइए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वैल्यूएबल और बहुत अच्छी बातें की। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली हो, उनको बहुत सारे मिथ्स थे जो उनके क्लियर हो गए हों। सो थैंक यू सो मच। बस यही है कि आप नई जनरेशन आगे आए, साइंस को अपनाए और साइंटिफिक चीज़ों को अपनाए, और अलर्ट और अटेंटिव रहे। जो आजकल की ब्रांच है ही, आजकल की यंग जनरेशन ऑलरेडी है, तो मैं चाहूँगा कि हमें जो भी हम करें अपने दायित्व को निर्वहन इस तरीके से करें कि सब लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाएँ और डेवलप कर पाएँ, क्योंकि आपकी सोच के साथ ही इस आपके परिवार और आपके देश की प्रगति निर्धारित है और जुड़ी हुई है। थैंक यू आचरण, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली हम्बल्ड। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर पुरेंद्र बसीन, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह आचरण के साथ जुड़े रहिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगली बार हमारे नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।